हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज CGVAPM केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का वीडियो नंबर 4 आप लोगों के सामने लाया हूं, जिसमें हम पुनः 20 क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो के साथ केमिस्ट एग्जाम जो कि दिसंबर में हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मतलब वीडियो नंबर 1 से लेकर यहाँ पे जो पार्ट 4 दिखा रहा है वीडियो नंबर 4 तक, यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो CGVAPM केमिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का क्वेश्चन बैंक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब देखो, यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा? केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए। केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, ये हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन देखना है। क्या देखना है जी? हमको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। और जिस भी रिएक्टेंट में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में हमको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होगा, वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। वो सीधा सीधा केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 1 बाय 1 जो है हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ए वाला जो मॉलिक्यूल है, क्या दिया हुआ है? ए वाले मॉलिक्यूल में कार्बन CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 लगा है और यहाँ पर CHO लिखा हुआ है। ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल्स हो गया। ये देखो, ये वाला हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड पहला नंबर का जो कार्बन होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। सिमिलरली चलिए देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या देता है। सेकेंड ऑप्शन यदि हम लोग देखें तो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर CH3CHO। क्या है हमारे पास? CH3CHO है। तो यहाँ पर देखना, कार्बन, यहाँ पर CHO, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर ये वाला तो फंक्शनल ग्रुप हुआ और ये वाला अल्फा कार्बन हुआ और यहाँ पर जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है वो केनिजारो रिएक्शन जो है नहीं देगा। ठीक है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो हमारा जो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी एक विलंबित प्रक्रिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंतरिक रूपांतरण, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है कहाँ का है? ये फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और फोटो केमिस्ट्री में एक जेबलोंस्की डायग्राम होता है। जेबलोंस्की डायग्राम का ये जो है प्रश्न है और जेबलोंस्की डायग्राम में जो सबसे धीमी गति से जो रिएक्शन होता है, इंटरनल कन्वर्जन, ये तो हमारा फास्ट होता है, ये नहीं होगा। फ्लोरोसेंस, ये भी हमारा फास्ट होता है, जबकि फास्फोरेंस की घटना जो होती है वो बहुत धीमी होती है एज कंपेयर टू इसके मुकाबले। फ्लोरोसेंस और इंटरनल कन्वर्जन के मुकाबले फास्फोरेंस की घटना जो है वो धीमी होती है जेबलोंस्की डायग्राम में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिपरासरण कब होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब बाहरी दाब लगाया जाता है तो परासरण की घटना जो होती है वो रुक जाती है और अधिक प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोसिस की घटना जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। तो ये
क्या होता है? जब बाहरी दाब परासरण दाब से अधिक हो। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका एग्जाम्पल है आरओ वाटर हम लोग पीते हैं, तो आरओ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी से जो होता है एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है वाटर के ऊपर, इसीलिए जो होता है वाटर फिल्टर होता है और हमको शुद्ध पानी देता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो 83 नंबर हो गया, जब बाहरी दाब परासरण दाब से अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोजेनमुंड अपचयन उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर देखना एसिड क्लोराइड, यहाँ पे क्या होता है? रोजेनमुंड अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड जो होता है अभिकारक के रूप में काम आता है। तो अभिकारक के रूप में एसिड क्लोराइड होता है, और एसिड क्लोराइड दो जगह है, तो जे में है और दूसरा एल में है। के वाला नहीं होगा, नहीं एम वाला होगा। तो जे एंड एल जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये यहाँ पे हो जाएगा। क्लोराइड होना चाहिए इस प्रकार से COCl वाला ग्रुप। तो यहाँ पे जे में भी है और हमारा एल में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन है 85। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, किरचॉफ का नियम अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन को तापमान से वर्णन करता है। किरचॉफ का नियम, यस, तापमान के रेस्पेक्ट में एंथैल्पी को डिस्क्राइब करता है हमारा किरचॉफ का नियम, और यह निम्न समीकरण से व्युत्पन्न होता है। ये देखो टेम्परेचर भी है, हमारा एंथैल्पी भी है, मतलब ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है ये हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखना दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है यहाँ पे करता है दोस्तों। ठीक है, 85 हो गया। चलिए अब देखते हैं 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बफर्स को पीएच के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, कार्बोनिक एसिड का दिया हुआ है, ये फास्फोरिक एसिड का दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड का दिया है और फार्मिक एसिड का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है देखना, यहाँ पे याद रखना pKa जितना अधिक होगा, कॉन्सेप्ट यही है। pKa की वैल्यू देखो, pKa की वैल्यू हर जगह दी हुई है, तो pKa की वैल्यू जितनी अधिक होगी एसिडिटी उतनी कम होगी, एसिडिटी उतनी कम होगी और pH का मान उतना अधिक होगा, pH का मान जो है उतना ही अधिक होगा। pKa वैल्यू अधिक होगी तो एसिडिटी कम होती है और pH वैल्यू जो है वो अधिक होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो pKa वैल्यू को देखो, pKa वैल्यू अधिक तो यहाँ पे pH भी अधिक, लेकिन यहाँ पे बढ़ता क्रम बोला है, तो बढ़ता क्रम बोला है तो सबसे पहले छोटा वैल्यू आएगा, उसके बाद बड़ा वैल्यू आएगा बढ़ते क्रम में। तो छोटा वैल्यू किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा O। सबसे पहले कौन आ जाएगा, O। तो सबसे पहले आ गया O। O के बाद कौन आ जाएगा जी, सबसे उसके बाद छोटा वैल्यू कौन सा है, उसके बाद छोटा वैल्यू है K, उसके बाद छोटा वैल्यू है हमारा L, OKL। कहाँ पे है जी OKL, ऑप्शन नंबर ए में है। तो A फॉर एप्पल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इतने को याद रखिएगा तो सवाल हल हो जाएंगे। चलिए 87 नंबर देखते हैं। ये भी हमारा जबलॉन्स्की डायग्राम का है। अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था कि कौन सी घटना सबसे धीमी गति से होती है, तो वो होती है फास्फोरेसेंस। तो यहाँ पर देखना जो जबलॉन्स्की डायग्राम है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को। तो तीन अवस्थाएं होती है, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस एंड इंटरनल कन्वर्जन होता है। तो जबलॉन्स्की डायग्राम जब भी बताएगा तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा। और ए का दूसरा कहाँ पर है, केवल और केवल बी वाले में है, केवल और केवल किस में है, बी में है। तो बी पर पॉल जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरेसेंस का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, T1 से S0 ये होता है फास्फोरेसेंस। और प्रतिदीप्ति का क्या हो जाएगा, प्रतिदीप्ति का चौथा हो जाएगा विकिरण संक्रमण। और वर्णमूलक का हो जाएगा संयुग्मित प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर पे। यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, हमको एग्जाम्पल यहाँ पे याद होना चाहिए। धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण, ये दोनों का एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए। तो जो J वाला वैल्यू है और धनात्मक उत्प्रेरण में आता है, जबकि K, L और M, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन और एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग जब भी किया जाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरण में आता है। तो KLM मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा A और गिब्स मुक्त ऊर्जा G अवस्था फलन है, ये हमको बताना है। तो देखना, ये जो अवस्था फलन, एक होता है अवस्था फलन और एक होता है पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और एक होता है हमारा पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो है अवस्था पर डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन डिपेंड नहीं करता। तो अवस्था फलन है A और G सही है, जो J है वो हमारा सही है। सभी गैसों के लिए Cp - Cv = R होता है, नहीं, ये गलत है। ये केवल और केवल आइडियल गैस के लिए होता है। जो आदर्श गैस होता है ना, ये उसी के लिए ये लागू होता है। तो K वाला तो है गलत। जब K वाला गलत है तो A भी कट गया, B भी कट गया और D भी कट गया। बचा कौन? C। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है और बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो भी सारा चीज सही हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन का आंसर भी यदि पता है, स्टेटमेंट पता है, तो भी कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, एलिमिनेट विधि के द्वारा। क्लियर है 89 क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन क्या है? असर्शन और रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे बोलता है तीसरा इलेक्ट्रॉन समूह 2 के तत्वों को हटाना बहुत कठिन होता है। देखो, समूह 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आते हैं। और इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? NH2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं बेरिलियम लिख दो, ठीक है, तो बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में भी हमारा 3s2 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4s2 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा लेने के बाद, ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि हट जाएंगे लास्ट का, तो यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, अक्रिय गैस विन्यास हो जाता है। जब अक्रिय गैस विन्यास हो जाएगा तो हटाना कठिन हो जाता है। तो असर्शन तो सही है और प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, इसलिए शेष इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंद होते हैं। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो A फॉर एप्पल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब 91 नंबर देखो, कौन सा पराबैंगनी विकिरण की सीमा को दर्शाता है? यूवी रीजन को हमें बताना है। तो देखो 400 से 700 नैनोमीटर ये तो होगा नहीं, तो ये तो होता है हमारा विजिबल रीजन का। किसका होता है? विजिबल रीजन का। और विजिबल रीजन से पहले आता है यूवी रीजन। विजिबल रीजन से पहले कौन आता है? यूवी रीजन। तो इसका यदि 400 से 700 नैनोमीटर है विजिबल का, तो यूवी का 400 से कम होगा। और 400 से कम एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जी, बी। विजिबल रीजन से पहले जो होता है पराबैंगनी किरण वाला रीजन आता है और उसका हो जाता है 200 से 300 नैनोमीटर। विजिबल रीजन का याद रखना 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमको बताना है असर्शन और रीजन सही है या गलत है। तो यहाँ पे असर्शन बोला है हिटार्ड। 2 विधियाँ यहाँ पे दी हुई है, दोनों का यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। एक होती है हिटार्ड विधि और जब एक होता है चल सीमा विधि। दोनों विधि को कंपेयर किया हुआ है यहाँ पर। तो हिटार्ड विधि में परिवहन संख्या स्थिर विलायक फ्रेम के सापेक्ष निर्धारित की जाती है, जबकि चल सीमा विधि में यह चल आयनिक सीमा के सापेक्ष निर्धारित की जाती है। तो ये असर्शन जो है करेक्ट है, जो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारा करेक्ट है। अब रीजन क्या है? चूंकि आयनिक गतिशीलता और विलायक प्रवाह संदर्भ फ्रेम को अलग अलग तरीकों में प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग तरीकों में प्रभावित करते हैं। तो आर भी हमारा करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और ये दोनों
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न है असर्शन और रीजन। तो असर्शन बोलता है प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच प्रतिक्रिया में उच्च क्वांटम उपज होता है। देखो यहाँ पे क्वांटम यील्ड की बात की गई है और क्वांटम यील्ड फाई का मान जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के लिए। तो ये कथन सत्य है। और यहाँ पे कारण क्या बोला है? कारण जो है यहाँ पे क्वांटम यील्ड का जो है फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जी। देखो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? केवल यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है जी। हमको फार्मूला से थोड़ा ना कुछ मतलब है। फार्मूला तो सही है, लेकिन कथन का भी तो सही एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। अतः यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं करता। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को। बढ़ते क्रम में बोला है तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा। देखो जो एनर्जी का क्रम होता है वो होता है, ट्रिक याद रखना, छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं तो CG XUV एक गाड़ी होती है महिंद्रा की, तो CG XUV IM रावण इतना याद रखना। C फॉर कॉस्मिक रे होता है, G फॉर गामा रे, X रे ये अल्ट्रावायलेट रे, ये विजिबल रे होता है, ये इंफ्रारेड होता है, ये माइक्रोवेव होता है, ये रेडियो वेव होता है और ये ऑडियो वेव होता है। ठीक है, तो मतलब मैं इधर से इधर जाऊं तो एनर्जी का जो क्रम है वो घटते जाता है जी। लेफ्ट से राइट यदि मैं जाऊं तो एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होते जाती है? डिक्रीज होते जाती है। और जब डिक्रीज होती जाती है, आवृत्ति बोला है ना, तो एनर्जी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति होती है। तो एनर्जी को बताना है बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटी एनर्जी पहले आएगी। और सबसे छोटा एनर्जी क्या है जी? यहाँ पे रेडियो वेव है, रेडियो वेव पहले आएगा जी। और रेडियो वेव पहले आएगा तो O पहले आएगा। रेडियो वेव के बाद आएगा माइक्रोवेव, रेडियो वेव के बाद कौन आएगा? माइक्रोवेव। इसकी एनर्जी उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा है, तो रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव के बाद देखो यहाँ पे इंफ्रारेड, रेडियो वेव के बाद इंफ्रारेड। तो कहाँ पे हो गया हमारा आंसर? C, ऑप्शन नंबर C। ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो भूलना नहीं। CG XUV IM रावण, इस ट्रिक को नहीं भूलना। इधर से इधर जाने से एनर्जी डाउन होते जाती है। इसका कॉस्मिक रे, इसका गामा रे, इसका एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, और ये होगा ऑडियो वेव। इसको नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है जब HCl मिलाया जाता है तो NaCl में HCl मिलाते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन की गतिशीलता ये होगा ऑप्शन नंबर B। H प्लस आयन की गतिशीलता सोडियम प्लस आयनों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, सोडियम प्लस की परिवहन संख्या कम क्यों हो जाती है भैया? H प्लस आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है, तो इसलिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BF3 NH3 NF3 PH3 में बंद कोणों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको डाटा बता देता हूँ। BF3 का जो बंद कोण होगा 120 डिग्री होगा, अमोनिया का 107 डिग्री होता है, NF3 का 102 डिग्री होता है, 102 डिग्री होता है, और PH3 का जो होता है ये 93 डिग्री के आसपास होता है। तो आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते हो। सबसे अधिक BF3 का होता है, BF3 के बाद NH3 का होता है, BF3 NH3 NF3 और PH3। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? निम्नलिखित विलायकों को उनके डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के अवरोही क्रम अधिकतम से न्यूनतम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम बोल दिया है, अधिकतम किसका होता है ये हमको बताना है जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको याद करना पड़ेगा क्रम को।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सबसे अधिक होगा के का, सबसे अधिक होगा के का, फिर एम का, फिर एल का। ये जो ऑप्शन नंबर बी हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अधिक होगा के का, फिर एम का, फिर एल का, फिर एन का, फिर ओ का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सबसे अधिक होता है, फिर फार्मिक अम्ल का, फिर एथेनॉल का। तो 97 का बी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 बोलता है एक द्रव स्नेही सॉल्ट द्रव विरोधी सॉल्ट की अपेक्षा उष्मागतिकी रूप से अधिक स्थिर होता है। जी हाँ भैया, देखो द्रव स्नेही सॉल्ट और एक होता है द्रव विरोधी सॉल्ट। द्रव विरोधी सॉल्ट, द्रव स्नेही सॉल्ट में यहाँ पे आकर्षण बल मस्त होता है, अच्छा होता है, आकर्षण बल मजबूत होता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो होता है दुर्बल आकर्षण बल यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो प्रबल आकर्षण बल और एक होता है दुर्बल आकर्षण बल। फिर द्रव स्नेही सॉल्ट में मिश्रित अवस्था और विस्तृत माध्यम के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है। द्रव स्नेही में नहीं होता भैया, ये तो उल्टा बोल रहा है। तो असर्शन तो है सही और रीजन हो गया हमारा गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल देखो यहाँ पे एक एक करके मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पहला तो है प्रोपियोनिक अम्ल, मतलब प्रोपियोनिक मेथन एथेन प्रोपेन, तो CH3CH2COOH, ये होता है प्रोपियोनिक अम्ल। यदि मैं बी एसिटिक अम्ल बनाऊं तो CH3COOH, ये तो दुर्बल ही होता है तो इसको छोड़ दो। क्लोरोएसिटिक एसिड बोलता है तो क्लोरोएसिटिक एसिड मतलब ClCH2COOH। इस एसिटिक एसिड में एक क्लोरीन जुड़ गया है और ड्राई क्लोरोएसिटिक एसिड मतलब इस एसिटिक एसिड में 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया है। तो यहाँ पे याद रखना जो -I, क्लोरीन यहाँ पे -I इफेक्ट शो करता है। क्लोरीन यहाँ पे -I इफेक्ट शो करता है और यहाँ पे जो -I इफेक्ट होता है एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। देखो एसिडिक एसिड तो दुर्बल एसिड है। अब दुर्बल एसिड है तो इसमें Cl- ग्रुप जोड़ दिया है। किसमें Cl- ग्रुप जोड़ दिया है? इस C वाले में, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे 2 Cl जुड़ा है तो -I इफेक्ट शो करेगा तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंट गुण प्रदर्शित करता है? फ्लोरोसेंट का गुण, चमकने का गुण जो है कौन प्रदर्शित करता है? जैसे चमकने वाला गुण जो है एक नेप्थेलिन प्रदर्शित करता है और दूसरा एसीटोन करता है। तो यहाँ पे जे एंड के, ऑप्शन नंबर सी जो होता है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। मीथेन और इथेन गैस है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो लेक्चर के साथ हमने दिसंबर एग्ज़ाम में जो केमिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2025 में, उसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। यदि ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को एंडिंग करते हुए हम फिर आपके साथ गुफ्तगू होंगे अपने नए लेक्चर के साथ पार्ट 5 में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे हम लोग हंसते हंसते।